नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को सबसे पहले तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, जनरल साइंस का आज अपने एक महत्वपूर्ण और टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी का चौथा टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले अपने ने परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया है, श्वसन तंत्र पढ़ लिया है और पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो सारा का सारा पढ़ लिया है। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्लासें बनती है अपने अपने लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, वो कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो आगे आगे अपने एक ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखो आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में आगे अपने टॉपिक आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है ना, इसको कहा जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, देखो ध्यान से, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सुनो बात। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपने पढ़ेंगे कि बॉडी के अंदर कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन्हें किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है, अपने अंदर कौन कौन सा उत्सर्जन पाया जाता है, कौन कौन सा उत्सर्जन में भाग लेता है और उसकी प्रक्रिया या प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है। ये सभी को अपने अपने इस लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है आप सभी बच्चों को। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले अपने पढ़ते हैं उत्सर्जन की परिभाषा। कोई भी सिस्टम जब अपने ने स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसकी परिभाषा ही अपने ने पढ़ी है। क्या होता है उत्सर्जन? मुझे बताइए, जो भी आप खाना खाते हो, आगे बात समझिए, चाहे आप कुछ भी खाते हो, उस खाने से आपके शरीर के अंदर कौन से पदार्थ बनते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ठीक है ना, और उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। इतनी बात समझ आ गई। मतलब शरीर में बने हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, उत्सर्जन कहलाती है। आगे देखो इसके बाद में, अब ये तो हो गई उत्सर्जन की परिभाषा। ठीक है ना, और उत्सर्जन की प्रक्रिया का अध्ययन जिस बॉडी के जिस सिस्टम या जिस तंत्र के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उत्सर्जित तंत्र कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है ना, आगे देखो इसके बाद में है कि ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ अपने ने यहां पर लिखा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मतलब नाइट्रोजनी एक्सक्रीटरी मटेरियल। ठीक है ना, कौन कौन से नाइट्रोजनी एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं या कौन कौन से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बनते हैं या दूसरे जंतुओं के अंदर बनते हैं, और दूसरे जंतु किस किस प्रकार से कौन कौन से ऑर्गन के थ्रू उन्हें बाहर निकालते हैं। आगे बात समझो, देखो ध्यान से। उत्सर्जी पदार्थ में जंतु जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जंतुओं को कहा जाता है कौन से? अमोनोटेलिक। ठीक है ना, अमोनोटेलिक। अब दूसरे जंतु देखो, दूसरे जंतु होते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, यूरिकोटेलिक। और यूरिकोटेलिक के बाद में तीसरे जंतु होते हैं यूरियोटेलिक। ठीक है, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक और इसके बाद में कौन से? यूरियोटेलिक। ठीक है, अब देखो कुछ एक बच्चों के ये डाउट था कि थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज, तो भैया जो टर्म इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करनी है उसका यूज करते हैं। आप क्लास में देख लेना, जो टर्म इंग्लिश में यूज करनी है उसे करते हैं। इसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी स्टूडेंट है तो लगभग मोस्टली स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं ना, नीट आईआईटी वाले यूपीएससी वालों को छोड़कर, वो लगभग हिंदी मीडियम से ही होते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अमोनोटेलिक सीधी सी बात है, नाम देखो, अमोनिया नाम आ रहा है ना, तो देखो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होगा? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ये जंतु अपने शरीर से क्या बाहर निकालेंगे? अमोनिया। आगे बात समझे। और अमोनिया, आपको पता है कि अमोनिया का विषैलापन, ठीक है ना, विषैलापन क्या होता है? विषैलापन होता है सबसे ज्यादा, भैया सबसे ज्यादा हानिकारक गैस होती है किसी भी जंतु के शरीर के अंदर या मनुष्य के अंदर तो सबसे ज्यादा। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है ना, तो विषैलापन है वो सबसे ज्यादा होता है। जितना ज्यादा विषैलापन, याद रखना, बाहर निकालने के लिए जल की मात्रा क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। ठीक है ना, जल की मात्रा ज्यादा चाहिए। आगे इतनी बात समझे।
ठीक है ना। नाइट्रोजनी ऐसे जंतु जिनके अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या बनती है, अमोनिया बनती है, जिसका विषैलापन क्या होता है सबसे ज्यादा। उन्हें बाहर निकालने के लिए जल की मात्रा क्या चाहिए, ज्यादा। अब देखो जल की मात्रा ज्यादा चाहिए तो सीधी सी बात है कि ये जंतु लगभग सारे कैसे मिलेंगे, जलीय जंतु मिलेंगे। इतनी बात समझ आ गई, कैसे मिलेंगे, जलीय जंतु। याद रखना जितने भी जलीय जंतु होते हैं, जलीय जंतु मिलेंगे तो सीधी सी बात है कि वहां पर जल की मात्रा क्या होती है, जल के अंदर ज्यादा होती है। तो जलीय जंतुओं के अंदर नाइट्रोजन, क्वेश्चन आता है कि जलीय जंतुओं के अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है, कौन सा होता है, अमोनिया होता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अमोनोटैलिक कहा जाता है। देखो ध्यान से कि जलीय जंतुओं में अपने प्रत्येक कोर्डेटा के अंदर, कोर्डेट, ठीक है ना, कोर्डेट मतलब है अपने संघ के अंदर या अपने सब फाइलम के अंदर। कोर्डेटा में एक तो मछली वर्ग, जितनी भी लगभग सारी की सारी मछली है ना वो, और उसके बाद में उभयचर, उभयचर का मतलब एम्फीबियन, और उसमें भी मेंढक। आगे बात सुनने, मेंढक का लार्वा, टेडपोल लार्वा सुना होगा नाम, ठीक है ना। तो पीसीज और एम्फीबिया ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, अमोनोटैलिक में आते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन कोडेड, ठीक है ना, कुछ नॉन कोडेड ये भी किसके अंदर आते हैं, अमोनिया के अंदर आते हैं। अमोनिया अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन। अब पढ़ते हैं कि उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जंतु होते हैं तीन प्रकार के। सबसे पहला कौन सा, अमोनोटैलिक। अमोनिया का वे जंतु जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, अमोनिया। और विषैलापन क्या होता है सबसे ज्यादा, जल की मात्रा भी शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, जैसे मछली और उभयचर रखती है, उभयचर और इसके बाद में कुछ नॉन कोडेड। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो इसके बाद में, पहला तो हो गया अमोनोटैलिक। दूसरा देखो, दूसरा है यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है, दूसरा है अपने पास है यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक। देखो ध्यान से, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक किसे कहा जाता है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन सा मिलेगा, यूरिक नाम आ रहा है तो यूरिक अम्ल बनता है। आगे बात सुनिए, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है ना, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। और ये क्या बनता है भैया, यूरिक एसिड। याद रखना क्या बनता है, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल इसको कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई। विषैलापन याद रखना सबसे कम होता है, ठीक है ना, विषैलापन है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है विषैलापन। मतलब अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड चार बनते हैं, जिसमें अमोनिया और यूरिया से भी क्या होता है, इसका विषैलापन क्या होता है, सबसे कम। अब विषैलापन मैंने आपको बताया था दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। जितना ज्यादा विषैलापन, वाटर की मात्रा उतनी क्या चाहिए बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज्यादा, और जितना कम विषैलापन, वाटर की मात्रा उतनी क्या चाहिए, कम चाहिए। इतनी बात समझ आ गई। तो जल की मात्रा, ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा जल की मात्रा भी क्या चाहिए, सबसे कम। इतनी बात समझ आ गई, जल की मात्रा भी क्या चाहिए, सबसे कम चाहिए, ठीक है। आगे देखो इसके बाद में कौन कौन से जंतुओं के अंदर ये पाया जाता है। तो एक तो आता है एविज। एविज का मतलब क्या होता है, पक्षी वर्ग, ठीक है ना, पक्षी वर्ग। और इसके बाद में दूसरा कौन सा, दूसरा आता है रेप्टाइल, ठीक है ना, रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब क्या होता है, सरीसृप या वे जंतु जो रेंग कर चलते हैं, क्या कहलाते हैं, सरीसृप। इतनी बात समझ आ गई, इनके अंदर पाई जाएगी। याद रखना, एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको इधर ही, कि वे जंतु जो लगभग बीट करते हैं ना, तो एक बीट का पार्ट देखना, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो व्हाइट पार्ट होता है, बड़ा होता है, जो जंतु का श्लेष्मा होता है, और दूसरा उसके अंदर कलरफुल पार्ट होता है। वो कलरफुल पार्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, यूरिक एसिड। आगे बात सुनिए, तो पक्षी वर्ग जितने भी लगभग सारे के सारे बीट करते हैं। और इसके बाद में रेप्टाइल जो है ना, वो भी सारे के सारे, सारे नहीं लेकिन कुछ एक रेप्टाइल क्या करते हैं, बीट करते हैं। तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं, यूरिकोटैलिक में आते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे देखो इसके बाद में तीसरा टॉपिक अपने पास है, तीसरा जो पॉइंट है ना वो है यूरियोटैलिक, ठीक है ना। यूरियोटैलिक का मतलब होता है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, इन जंतुओं के अंदर क्या मिलेगा, यूरिया मिलेगी। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद में विषैलापन, विषैलापन मतलब टॉक्सिसिटी इसको कहा जाता है। और ये होगी कौन से आकार की, मध्यम आकार की या मीडियम साइज की। इतनी बात समझ आ गई। अगर मध्यम आकार की है तो जल की मात्रा भी क्या चाहिए, जल की मात्रा भी कैसी चाहिए, मध्यम आकार की, ठीक है ना, मध्यम आकार की या मीडियम साइज की। इतनी बात समझ आ गई। और ये यूरिया मिलती है भैया, याद रखना, एक तो मैमल्स के अंदर, ठीक है ना। मैमल्स का मतलब क्या होता है, स्तनधारी। आगे बात समझे। इसके बाद में एक मिलती है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मनुष्य। इतनी बात समझ आ गई। और कुछ एक किस्में मिलती है, रेप्टाइल के अंदर भी मिलती है। आगे बात समझे। अब देखो
क्वेश्चन बनेंगे कि शरीर से हानिकारक नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा विषैलापन कौन से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के अंदर होता है? क्या करोगे? अमोनिया। क्वेश्चन आएगा जलीय जंतुओं के अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया। क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया होता है। आगे बात समझ, या ऐसे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के नाम बताइए जिसका विषैलापन मध्यम आकार का होता है। क्या आएगा? यूरिया। और इसके बाद में पक्षी वर्ग के अंदर कौन सा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है? तो क्या करोगे? यूरिक एसिड। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में अपने पास टॉपिक है कि मनुष्य के अंदर, याद रखना, मनुष्य के अंदर, ये मैंने आपको डाइजेशन में पढ़ाया था, मनुष्य के अंदर लीवर में किसका निर्माण होता है? लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। याद रखना। आगे बात समझे, मनुष्य के अंदर भैया अमोनिया बनती है, ठीक है ना। मनुष्य के अंदर जो अमोनिया बनी है वो बदलती है किसमें? यूरिक एसिड में बदलती है। और यूरिक एसिड किस में बदल जाता है? यूरिया में बदल जाता है। आगे बात समझे, मतलब कुल मिला के कहने की बात यह है, चाहे पदार्थ कौन सा बने, लेकिन लास्ट में मनुष्य की ह्यूमन बॉडी से जो पदार्थ बाहर निकलेगा ना, वो क्या निकलेगा? यूरिया निकलेगा। आगे बात समझे, और यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? अपने लीवर के अंदर होता है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे देखो इसके बाद में ये एक साइकिल चलता है, और आपकी 11th के एनसीईआरटी में ये दिया है। इस साइकिल को कहा जाता है क्रैब हैंसलिट साइकिल, ठीक है ना। क्रैब हैंसलिट साइकिल, या इसका नाम होता है ओर्निथिन साइकिल, ठीक है ना। ओर्निथिन साइकिल, या इस अमोनिया का यूरिया के अंदर बदलना या यूरिक एसिड अंदर के बदलना, ये कहलाता है विअमोनीकरण, ठीक है ना। क्या कहलाता है? विअमोनीकरण कहलाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। कि मनुष्य के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन कि मनुष्य के अंदर यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? लीवर के अंदर होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के अंदर। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में कौन सी साइकिल के थ्रू होता है? क्रैब हैंसलिट साइकिल, और इसी का नाम है ओर्निथिन साइकिल। और अमोनिया का इन पदार्थों के अंदर बदलना क्या कहलाता है? विअमोनीकरण। और ये सारी की सारी क्रिया कहां पर होती है? आपके लीवर के अंदर होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अंदर विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जैसे अमीबा के अंदर त्वचा होगी, या रिकित्का बनती है। अपने अंदर क्या हो गई? किडनी। इसके अलावा कैंचुए के अंदर क्या हो गई? नेफ्रीडिया। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होगी? मेल्पिगियन ट्यूबुल। झिंगा के अंदर कौन सी ग्लैंड हो गई? ग्रीन ग्लैंड। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद में कैंचुए के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया या नेफ्रीडिया, ठीक है ना। ये सारे के सारे उत्सर्जी अंग जो अपने लास्ट में टॉपिक के पूरा हो जाने के बाद में मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। अपने सीधा स्टार्ट करते हैं क्या? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना। मनुष्य उत्सर्जन तंत्र, देखो ध्यान से, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, या इसको कहा जाता है मनुष्य उत्सर्जन तंत्र। देखो ध्यान से, मनुष्य उत्सर्जन तंत्र में आपने 10वीं क्लास और 11वीं क्लास के अंदर, 10वीं क्लास के अंदर भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो मनुष्य उत्सर्जन तंत्र के निम्न भाग होते हैं भैया। एक तो क्या होती है? किडनी, ठीक है ना। किडनी को हिंदी में कहा जाता है वृक्क, और ये कितनी होती है? एक जोड़ी, मतलब टोटल संख्या में कितनी मिलेगी आपको? 2। किडनी से निकलती है एक जोड़ी, क्या? एक जोड़ी निकलती है इससे मूत्रवाहिनी, ठीक है ना। मूत्रवाहिनी, और मूत्रवाहिनी को कहा जाता है क्या? यूरेटर, ठीक है ना, यूरेटर। अब इसके बाद में इसी से निकलता, इनके आगे जुड़ा होता है क्या? मूत्राशय, और मूत्राशय को कहा जाता है यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है ना, यूराइनरी ब्लैडर। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद में लास्ट में मिलेगा क्या? मूत्र मार्ग, ठीक है ना, मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग को कहा जाता है यूरेथ्रा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। ये चारों के चारों भाग मिलकर ह्यूमन बॉडी के अंदर एक तंत्र बनाते हैं, और उस तंत्र का नाम क्या होता है? मनुष्य उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे बात समझे। अब इन चारों की अपने डिटेल बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, किस प्रकार से ये पाए जाते हैं। देखो ध्यान से, इस प्रकार से अपने आपने एक डायग्राम बनाया होगा छोटा 10वीं क्लास के अंदर, इस प्रकार से, ठीक है। एक किडनी हो गई ये, इसके बाद में इस प्रकार से दो ट्यूब आपने यहां पर बनाई होगी, ठीक है ना। इसके बाद में एक ट्यूब ये हो गई, ठीक है, और इस प्रकार से ये दोनों की दोनों क्या होती है? जुड़ी होती है। दूसरी किडनी आपने यहां पर जोड़ दी होगी इस प्रकार से, यहां से एक छोटी सी आपने ट्यूब निकाली होगी, ठीक है, और एक ट्यूब जो है ना वो यहां से निकलती है इस प्रकार से। ये इसके पीछे से होकर यहां पर एक छोटे से पेशीय थैलीनुमा संरचना, ठीक है ना, मस्कुलर ऑर्गन के अंदर बाहर खुलती है,
जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में क्या आ गया, यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग। देखो ये तो हो गई आपकी क्या, ये तो हो गई आपकी किडनी, ठीक है ना, किडनी या वृक्क इसको कहा जाता है, ठीक है। किडनी से निकलती है एक जोड़ी, क्या किडनी टोटल कितनी होगी, दो, और जोड़ी कितनी, एक। किडनी से निकलती है यूरेटर, और यूरेटर को क्या कहा जाता है बच्चों, यूरेटर को कहा जाता है मूत्र वाहिनी, और मूत्र वाहिनी होती है एक या दो, और ये आगे चलकर किस में खुलती है, मूत्राशय में, जो पेश या थैलीनुमा संरचना होती है, कितना होता है, एक, और इसके बाद में इसके लास्ट में क्या जुड़ा होता है, यूरेथ्रा, या इसको क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये होता है अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बारी बारी एक दूसरे को अपने पढ़ेंगे, ठीक है, एक के बाद एक, जैसे पहले किडनी पढ़ लेंगे, यूरेटर पढ़ लेंगे, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। इतनी बात समझ आ गई। अगर आपने देखा है तो क्वेश्चन आया था कि एक संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर एक पेपर हुआ, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन बॉडी में एक दिन में कितना ब्लड, वो कितना ब्लड फिल्टर होने के बाद में कितना मूत्र बनता है। आगे बात समझे, ये आया था 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है, तो देख लीजिए आप उसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, एमएल में वैल्यू दी हुई आ सकती है या लीटर के अंदर दी हुई आ सकती है। आगे ये पढ़ेंगे अपने टॉपिक किस प्रकार से ये चेंज होती है, देखो ध्यान से। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं किडनी, ठीक है ना। किडनी, किडनी के बारे में आपने नॉर्मल डिटेल पढ़ी होगी, ठीक है, और इसे कहा जाता है वृक्क, ठीक है। वृक्क संख्या में सबसे पहले दो, और जोड़ी कितनी, एक, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये सोचो कि किडनी होती कहां पर है, अपनी कौन सी गुहा के अंदर होती है। एक मनुष्य के शरीर के कितने भाग होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया, 5 भाग होते हैं। हेड पार्ट, नेक पार्ट, नेक के बाद में कौन सा, थोरेसिक पार्ट, और थोरेसिक के बाद में एब्डोमेन पार्ट, और एब्डोमेन के बाद में कौन सा, पोस्टीरियर या टेल पार्ट। इतनी बात समझ आ गई। देखो ये कौन सा हो गया, हेड पार्ट, हेड के बाद में कौन सा हो गया, नेक, यहां पर मिलेगा आपका डायाफ्राम। ऊपर वाला कौन सा हो गया, थोरेसिक पार्ट। इसके बाद में नीचे वाला कौन सा हो गया, ये एब्डोमेन या उदर, और इसके बाद इसके नीचे वाला कौन सा हो गया, पीछे वाला या पोस्टीरियर पार्ट या टेल पार्ट। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ये जो एब्डोमेन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां पर होगी आपकी किडनी, ठीक है ना। तो सीधी सी बात यही है, मैं पहला पॉइंट लिख देता हूं कि आपकी किडनी है वो कौन सी गुहा के अंदर होती है, उदर गुहा में, ठीक है ना। उदर गुहा में, या बॉडी के कौन से पार्ट में, एब्डोमेन पार्ट में। एक तो ये लाइन हो गई। दूसरी देखो, ये एब्डोमेन पार्ट में, और किसके नीचे है, ये आपकी डायाफ्राम के नीचे। आगे बात सुनिए, तो मैं यहां पर लाइन लिख देता हूं, ये किसके नीचे पाई जाती है, डायाफ्राम के नीचे पाई जाती है, ठीक है ना, डायाफ्राम के नीचे। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखो, अगर आपने देखा ही है, तो यहां से लेकर अपनी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार से होती है, ठीक है ना, जिसको वर्टिबल कॉलम कहा जाता है, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी इस प्रकार से होती है, और ये वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ, मतलब मैं यहां पर नाम लिख देता हूं कि कशेरुक दंड के दोनों तरफ, आगे बात समझे, कशेरुक दंड के दोनों तरफ या वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ, ठीक है। अब देखो दो भागों में बंटी होती है, एक बाई और दूसरी कौन सी, बाई राइट किडनी, और दूसरी कौन सी, लेफ्ट किडनी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसके बाद में एक छोटी सी बात सुनो कि राइट किडनी है वो हमेशा थोड़ी सी क्या होती है, नीचे, और लेफ्ट किडनी और थोड़ी सी हमेशा क्या होती है, ऊपर। रीजन क्या है भैया इसका रीजन ये है कि अपने राइट साइड में यहां पर अपना क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है, ठीक है ना। राइट साइड में लीवर पाया जाता है, तो लीवर की एक जो कॉर्नर है ना लीवर का, वो उसके ऊपर प्रेशर लगाता है राइट किडनी के ऊपर, और राइट किडनी थोड़ी सी क्या खिसक जाती है नीचे, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी क्या रह जाती है, ऊपर रह जाती है। शेप और साइज में सेम होती है, आगे बात में शेप और साइज में, वेट में, थिकनेस में, लेंथ में, इसके अलावा विड्थ में, मतलब लंबाई, चौड़ाई, आकार, आकृति, वजन, इन सभी के अंदर सेम होती है। लोकेशन सेम होती है, कहां पर जुड़ी होती है, दोनों की दोनों। लेकिन राइट थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट थोड़ी सी क्या होती है, ऊपर होती है। इसका रीजन ये है कि यहां पर अपना क्या है, लिवर, और लिवर इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाता है, जिस कारण राइट किडनी है वो नीचे खिसक जाती है, डायाफ्राम से नीचे। आगे की बात समझे, आगे देखो इसके बाद में। अब इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो किडनी है ना वो कहां पर, कौन कौन सी वर्टिब्री के बीच में है। 11th के एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा सा हाई लेवल पूछने पर आए तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर होती है। देखो इस प्रकार से अपनी वर्टिब्री होती है, इस प्रकार से, यहां पर इस प्रकार से अपनी वर्टिब्री होती है, मतलब वर्टिबल कॉलम या रीढ़ की हड्डी होती है। इतनी बात समझ आ गई। ये यहां पर दो, यहां पर प्रोसेस बाहर निकले होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इस प्रकार से जब आप वर्टिबल कॉलम बढ़ाओगे ना, इस प्रकार से बढ़ाते जाओगे, तो आप देखोगे कि आपके शरीर के अंदर वर्टिब्री टोटल 5 टाइप की होती है। ये आगे जब आपको कंकाल तंत्र पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि ये किस प्रकार से होती है। फिलहाल के लिए देख लीजिए बस थोड़ा सा, ठीक है। इस प्रकार से होती है आपकी रीढ़ की हड्डी, मतलब ये जो यहाँ पर है ना, ये पहली वर्टिब्री है, यहाँ पर होती है। इस प्रकार से दो प्रोसेस बाहर निकले रहते हैं,
इतनी बात समझ आ गई। और ये जो पहली वर्टिब्री है ना, इसको एटलस कहा जाता है, याद रखना। और इसके बाद में इस दूसरी वर्टिब्री को क्या कहा जाता है, एक्सिस। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। इस ये जो यहाँ पर वर्टिब्री जुड़ी है ना, यहाँ पर ये दो प्रोसेस यहाँ पर इस प्रकार से निकले रहते हैं दोनों के दोनों। और इसके ऊपर ये जो यहाँ पर बोन है, अपने सिर के अंदर यहाँ पर जो ये बोन है ना लगी हुई, इससे भी दो प्रोसेस बाहर निकले रहते हैं, ठीक है ना। इसको ओसिपिटल कहा जाता है। इस बोन को क्या कहा जाता है, पीछे वाले को ओसिपिटल। इतनी बात समझ आ गई। तो ओसिपिटल और एटलस और इसके नीचे कौन सी होती है, एक्सिस। अब देखो आपकी वर्टिब्री टोटल आपकी भ्रूणीय अवस्था के अंदर, देखो ध्यान से, आपकी वर्टिब्री टोटल भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणीय अवस्था मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज, और इसके अंदर वर्टिब्री होती है टोटल कितनी, 33, याद रखना। और इसके बाद में एडल्ट, एडल्ट या आपकी वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में आपके शरीर के अंदर वर्टिब्री रह जाती है टोटल कितनी, 26। इतनी बात समझ आ गई। और ये 26 आगे चलकर कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 5 पार्ट में डिवाइड होती है। इतनी बात समझ आ गई। आपके थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर वाली कौन सी, सर्वाइकल, ठीक है ना। सर्वाइकल के नीचे होती है थोरेसिक, थोरेसिक के नीचे होती है लंबर, लंबर के नीचे होती है सैक्रम, और उसके नीचे कोकिक्स। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। मतलब 1 से 7 तक कितनी होती है, 1 से 7, ये कौन सी होती है, सर्वाइकल, ठीक है ना, सर्वाइकल। और इसके बाद में आपकी वर्टिब्री मिलेगी कौन सी, ये चीज आपको समझ आ गई। मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे देखो, ये होगी सर्वाइकल, सर्वाइकल 1 से 7। और इसके बाद में आपकी दूसरी कौन सी होगी, दूसरी होगी थोरेसिक। थोरेसिक कितनी होगी, 7 से कितनी होगी टोटल, ये थोरेसिक होती है 1 से 12, ठीक है ना। कितनी होती है, 1 से 12। तो देख सकते हो आप 7 में से कितनी हो जाती है। अब इसके बाद में ये होगी टोटल थोरेसिक आ गई। थोरेसिक के बाद में नीचे आएगी लंबर, ठीक है। लंबर होती है टोटल कितनी, 1 से लेकर 5। और इसके बाद में सैक्रम, सैक्रम होती है कितनी, 1। और इसके बाद में कोकिक्स कितनी होती है, 1। इतनी बात समझ आ गई। और इनको आपके डिश या टेलबोन कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। मैंने यहां पर नाम लिखा है थोरेसिक, और दूसरा नाम क्या लिखा है, लंबर। देखो ध्यान से, ये जो थोरेसिक वर्टिब्री ना, ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी अपने है, थोरेसिक वर्टिब्री इस प्रकार से घूमकर आपने यहाँ पर स्टर्नम से जुड़ जाती है, ठीक है। और कितनी टोटल 7, आइजाबासन में टोटल 7 जुड़ जाती है। और यहाँ पर एक वक्सीय पिंजरा बनाती है, 7 से फिर नीचे 3 और जुड़ जाती है, ठीक है ना। जो रिब्स बनाती है आपकी पसलियां, जिसको आप पासली कहते हो, आइजाबासन में ये पीछे से निकल के आती है। और ये कितनी होती है, T1 से लेकर T10। अब फ्री हो गई थोरेसिक में, कौन सी फ्री होगी, एक तो T11 और इसके बाद में कौन सी, 12वीं। अरे सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से कि थोरेसिक वर्टिब्री पीछे वर्टिब्रल कॉलम है 1 से 7 और 7 से 10, मतलब टोटल 10 वर्टिब्री है ना। और वो भी कौन सी, थोरेसिक। जैसे मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, ये 10 वर्टिब्री पीछे से निकलकर यहां पर आगे इस बोन से यहां पर जुड़ जाती है, स्टर्नम बोन से, और रिब्स या पसलियों का निर्माण कर लेती है। तो फ्री कौन सी होगी, T11वीं और T12वीं। यहां से किडनी शुरू होती है आपकी T11वीं 12वीं से। और ये जो नंबर आपको दिखाई दे रही है ना, मतलब नंबर मान लीजिए यहां से शुरू हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है ना। और ये इसके बाद में चौथी और 5वीं। देखो ध्यान से किस प्रकार से ये अपने होता है सिस्टम सारा। देखो ध्यान से, यहां पर है कि यहां पर है, देखो ये तो होगी नंबर पहली, नंबर दूसरी, नंबर तीसरी, नंबर चौथी और नंबर 5वीं। और इसके बाद में ये 11वीं, T12वीं, ठीक है ना, T11वीं, T12वीं, L1, L2, L3, L4 और L5। ये छोड़ दीजिए नीचे वाले दोनों की दोनों। यहां पर होती है आपकी किडनी इस लोकेशन के अंदर। आगे बात समझे, थोरेसिक को हिंदी में कहा जाता है वक्सीय, और लंबर को कहा जाता है कटी, या आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। इतनी बात समझ आ गई। तो अब देखो किडनी की स्थिति पूछी जाती है। ये इतना समझाने के पीछे रीजन यही था, बस एक ही पॉइंट समझाना है मुझे आपको कि लोकेशन या स्थिति आपके शरीर के अंदर किडनी की कहां पर होती है, ठीक है ना। तो लोकेशन या स्थिति आपकी किडनी की होती है कौन सी, मैं नाम लिख देता हूं पूरा, थोरेसिक। थोरेसिक में 11वीं से लेकर कौन सी, 12वीं, और इसके बाद में कौन सी, नंबर पहली से लेकर कौन सी, तीसरी। इतनी बात समझ आ गई। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो वक्सीय, वक्सीय कशेरुका, वक्सीय कशेरुका 11वीं से कौन सी, 12वीं, और इसके बाद में कटी कशेरुका, कटी कशेरुका कौन सी, पहली से लेकर कौन सी, तीसरी। इन दोनों के बीच में आपकी क्या होती है, किडनी। और ये है भैया आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इतनी बात समझ आ गई। इस लेवल के क्वेश्चन आपके संस्कृत विभाग के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है ना। इस लेवल के सेम टू सेम। अगर आप सोचते हो ना कि साइंस का बिल्कुल नॉर्मल लेवल आएगा, तो भैया मन से निकाल देना, आएगा बात समझ, मन से निकाल देना, क्योंकि साइंस भी अब आपकी 11th 12th की एनसीईआरटी से ही आने लगी है, ठीक है। तो ये वक्सीय कशेरुका 11वीं 12वीं से लेकर
और कटी के सिरों का पहली तीसरी से यहां पर होती है पिछली साइड, बैक साइड में, ठीक है ना। कौन सी टी 11वीं 12वीं से लेकर L1 से L3 कटी के सिरों का पहली से लेकर तीसरी, मतलब टोटल 5 कशेरुकाओं के बीच में आपकी क्या होती है, किडनी होती है। इतनी बात समझ आ गई। अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाकर अगर आपको और समझाने की कोशिश करूं तो देखो ध्यान से, एक वर्टिब्री ये आ गई, दूसरी वर्टिब्री ये आ गई, ठीक है। इसके बाद में देखो ध्यान से, इसके बाद में है, इसके बाद में ये अगर आपने आगे तीसरी ये चौथी और इसके बाद में ये पांचवी, नाम लिख देता हूं टी 11वीं, नाम लिख देता हूं टी 12वीं, L1 L2 और इसके बाद में L3, नाम लिख देता हूं कौन सी, थोरेसिक, और इसके बाद में इसको क्या कहा जाता है, बक्सीय, आगे बात सुने, और इसको कहा जाता है कटी, कटी को कहा जाता है लंबर, ठीक है ना, लंबर। अब देखो इसके बाद में यहां पर जुड़ी होती है आपकी किडनी, याद रखना, आई क्या बात सुनने, यहां पर आपकी क्या जुड़ी होती है, आपकी किडनी जुड़ी होती है। देखो ध्यान से, ये है आपकी किडनी यहां पर इस प्रकार से, एक तो ये राइट वाली और दूसरी कौन सी, लेफ्ट वाली, यहां पर जुड़ी है। अब आप लोगों को समझ आ गई, थोरेसिक टी 11वीं से लेकर कहां पर है, L3, बक्सीय 11वीं से लेकर कटी करी, इतनी बात समझ आ गई। यहां पर दोनों साइड में आपकी क्या होती है, किडनी बैक साइड के अंदर, ठीक है, डायाफ्राम के नीचे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए, ये सारी बातें। अब देखो अपने किडनी की ये तो हो गई क्या, ये तो हो गई नॉर्मल जानकारी। अब देखो ध्यान से, किडनी का जो आकार है, किस प्रकार की किडनी होती है, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं नाम, किडनी का आकार। किडनी का आकार अपने कैसा होता है, किडनी का आकार होता है भैया सेम के बीच के आकार का, बीन शेप। किडनी की शेप होती है कौन सी, बीन शेप, और बीन शेप का मतलब होता है सेम के बीच के आकार का, सेम के बीज के आकार का, बीज के आकार का। आपने कभी भी थारो कभी चौड़े बीज दिख रहे होगे, चौड़े जो है बिल्कुल व्हाइट कलर को, ठीक है, उस चौड़े के बीज के जैसा, चौड़े के बीज के जैसा क्या होता है, किडनी का आकार होता है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहां पर लिख दिया मैंने बीन शेप। अब इसके बाद में आगे देखो, वजन कितना होता है, वजन कितना होता है, 120 से कितना, 170 ग्राम, 11th की एनसीईआरटी के हिसाब से, याद रखना, कौन सी एनसीईआरटी के हिसाब से, 11th की एनसीईआरटी के हिसाब से आपकी किडनी के अंदर वेट कितना होता है टोटल, 120 से 170 ग्राम। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा लंबाई, ये तो हो गया वेट, ठीक है ना, लंबाई लेंथ, इसके बाद में चौड़ाई विथ, ठीक है ना, और इसके बाद में मोटाई थिकनेस। आगे बात सुनने, लंबाई देखो, लंबाई होती है 10 से कितनी, 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस होती है कितनी, 2 से 3 सेंटीमीटर। और ये भी कौन सी एनसीईआरटी के हिसाब से है, 11th की एनसीईआरटी के हिसाब से। आगे बात सुनने, बाह्य परत को क्या कहा जाता है, बाह्य परत को क्या कहा जाता है, बाह्य परत को कहा जाता है पेरिटोनियम, ठीक है ना, पेरिटोनियम। ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली, याद रखना। इतनी बात समझ आ गई। दूसरा नाम, सेकंड नेम कौन सा होता है, दूसरा नाम होता है कौन सा, रिनल ऑर्गन, ठीक है ना, कौन सा ऑर्गन है, रिनल ऑर्गन। पीछे पढ़ाया है मुझे, लंग्स की बाह्य परत का नाम बताइए, लंग्स की बाह्य परत का नाम क्या होता है, प्लूरा। हार्ट की बाह्य परत का नाम बताइए, पेरिकार्डियम। इसके बाद में हार्ट का दूसरा नाम कार्डियक ऑर्गन, लंग्स का दूसरा नाम प्लूरल ऑर्गन या पल्मोन, ठीक है। इसके बाद में लीवर का दूसरा नाम हिपैटिक ऑर्गन, और किडनी का दूसरा नाम है रीनल ऑर्गन। बताइए, इतनी बात आपको समझ आ गई। आगे देखो, अब इसके बाद में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ठीक है ना, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ठीक है, ये होता है इसका क्या, नेफ्रॉन, ठीक है ना, नेफ्रॉन, या इसे क्या कहा जाता है, वर्काणु कहा जाता है। एक किडनी के अंदर होते हैं 10 लाख, मतलब कितने मिलियन, 1 मिलियन, तो दोनों किडनी के अंदर कितने हो जाएंगे, 20 लाख हो जाएंगे, मतलब टोटल कितने, 2 मिलियन। और ये डेटा भी आपकी कौन सी एनसीईआरटी के हिसाब से है, 11th की एनसीईआरटी के हिसाब से है। इतनी बात आपको समझ आ गई। आगे क्या बात समझे, आगे देखो, इसके बाद में पार्ट होते हैं टोटल किडनी के कितने, 2। मैं डायग्राम बनाऊंगा आगे, उस डायग्राम में आपको सारा समझाऊंगा। एक तो होता है बाह्य, बाह्य भाग कौन सा, कोर्टेक्स, और दूसरा कौन सा, मेडुला, ठीक है ना। ये तो कौन सा भाग होता है, बाह्य भाग। बाह्य भाग को कौन सा पार्ट कहा जाता है, आउटर पार्ट। आगे बात सुनिए, और ये क्या होता है, मध्य भाग। मध्य भाग का मतलब कौन सा पार्ट,
मीडियन पार्ट। बताइए आप लोगों को क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब अपने बनाते हैं एक डायग्राम। ये सारी चीजें जो पीछे लिखी है ना, ये आपको बहुत ध्यान से देखनी है भैया, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखनी है। ये है एक किडनी का डायग्राम, ठीक है ना। ये थोड़ा सा छोटा बना देते हैं क्योंकि अपने को दोनों मेम्ब्रेन बनानी है, बहुत ज्यादा इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ बनाना है, ठीक है। देखो ध्यान से, इस प्रकार से होता है एक किडनी का डायग्राम, ठीक है ना। देखो, किडनी के डायग्राम में आपको टोटल परत दिखाई देगी, टोटल कितनी? दो, ठीक है ना। दो परत आपको दिखाई देगी, एक तो हो गई ये और दूसरी हो जाएगी इस प्रकार से। यहां पर छोटी छोटी शेप बना लेती है दूसरी परत, ठीक है। दूसरी परत क्या बना लेती है? शेप बना लेती है, ठीक है। देखो ध्यान से, इस प्रकार से। ये अपने ने बनाए थोड़े हैं लेकिन 8 से 12 होते हैं, ये बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। देखो इधर अपने ये हो गई। अब ये देखो, ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन का मतलब है बाह्य झिल्ली, और इस बाह्य झिल्ली का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल का मतलब होता है प्रीदिय, और पेरिटोनियम का मतलब है किडनी के ऊपर। इसके बाद में आंतरिक लेयर का नाम क्या है? विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। यहां से लेकर यहां तक इसकी टोटल ये हो गई इसकी लंबाई या लेंथ, और ये होती है कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब इसके बाद में ये हो गई इसकी क्या? विड्थ। विड्थ का मतलब क्या होता है? चौड़ाई, और ये चौड़ाई होती है कितनी? 5 से 7 सेंटीमीटर। थिकनेस जब आप यहां से इसकी देखोगे इस प्रकार से, मतलब ये है इसकी थिकनेस, और थिकनेस का मतलब होता है मोटाई, और मोटाई कितनी होती है? टोटल 2 से कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, ये है किडनी का सबसे बाह्य भाग और प्रीदिय भाग, इसे कहा जाता है कोर्टेक्स, ठीक है। और ये है बिल्कुल सेंटर वाला भाग, इसे क्या कहा जाता है? मेडुला। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। आकार कैसा भैया? आकार कैसा? आकार होता है बीन शेप या सेम के बीज के आकार का। ये जो शेप होती है ना किडनी की, ये आपको कैसी दिखाई दे रही है? अवतल। अवतल का मतलब है कॉनकेव इंग्लिश में, आगे बात समझे। और ये जो शेप है ना, ये आपको कैसी दिखाई देती है? ये दिखाई देती है उत्तल। उत्तल का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स, ठीक है ना। काम क्या है? काम कोई पूछ ले, इतनी देर होगी करते करते। काम क्या है? काम है ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब होता है रक्त को छानना, ठीक है ना। रक्त को छानना। बताओ, रक्त को छानती किडनी है, रक्त को शुद्ध कौन करती है? और इसके बाद में रक्त को पंप कौन करता है? ब्लड को पंप कौन करता है? हृदय करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? लंग्स या फेफड़े करते हैं। रक्त को छानता कौन? आपकी किडनी छानती है। मतलब यूरिया अलग कौन करती है? किडनी करती है। गैसेज अलग कौन करता है? लंग्स करता है। और इसके बाद में आपके ये जो ब्लड को पंप कौन करता है? चाहे अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, कौन करता है? हार्ट करता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। आगे देखो, इसके बाद में अपने ने टॉपिक पढ़ा है कि इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। अब देखो किडनी का एक और डायग्राम। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। दोबारा देख लीजिए, समझ में नहीं आई है तो दोबारा देख लीजिए एक बार अपने फिर से। टोटल लंबाई कितनी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होगी? 5 से 7 सेंटीमीटर, ठीक है। थिकनेस कितनी होगी? 2 से 3 सेंटीमीटर। सबसे बाहर वाली झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन है, पैराइटल पेरिटोनियम। इसके बाद में आंतरिक परत कौन सी? विसरल पेरिटोनियम, जो इस प्रकार की छोटी छोटी कोन से या शंकु के आकार की संरचना बना देती है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रीनल पिरामिड। आगे समझाऊंगा। इसके बाद में किडनी का वेट अपने भूल गए, यहां पर लिखना वेट या वजन इसका कितना होता है? वजन होता है 120 से कितना? 170 ग्राम, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो शेप है किडनी की, ये जो शेप है ये क्या कहलाती है? अवतल। और इसके बाद में ये जो शेप है ना किडनी की, इसे क्या कहा जाता है? उत्तल। काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन या रक्त को छानना। आगे बात समझे, ठीक है ना। आगे देखो, अब अपने आगे बढ़ते हैं कि किडनी के अंदर मैंने आपको बताया, ये मान लीजिए आपकी किडनी थी। कहां पर होती है? लोकेशन कोई आपसे पूछ रहे तो थोरेसिक वर्टिब्रिटी 11वीं 12वीं से लेकर लंबर L3 तक, या वक्षीय सिरुका 11वीं 12वीं से लेकर कटी के सिरुका 3री तक। देखो ध्यान से, एक लेयर ये हो गई ये, ठीक है। दूसरी देखो ध्यान से, दूसरी होती है कौन सी? दूसरी होती है ये, ठीक है ना। देखो इस प्रकार से, ठीक है। आंतरिक लेयर यहां पर एक परत बना लेगी,
यहां पर एक छोटी सी और संरचना बना लेगी, आंतरिक लेयर है, कौन सी बना लेगी, देखो ध्यान से। इस प्रकार से अपने आंतरिक लेयर है ना, वो इस प्रकार से छोटी छोटी पिरामिड की शेप की स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, देखो ध्यान से। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे कि मैं बाद में आपको समझाऊंगा कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।